आज का जो हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम। इससे पहले हम क्या करेंगे, पिछले वाले वीडियो में मैंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कंडीशन बताई थी। उस पर आधारित 2-3 सवाल करेंगे, फिर हम किरचॉफ के नियम पे आएंगे। किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम तो लिखने के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा नियम है उस पर सवाल हर साल आती है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं। पहले अपने पिछले वाले वीडियो की कुछ बातें करते हैं, यानी 5 मिनट आपका रिवाइज होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कंडीशन है। देखिए हमारे पास अगर सेल हो, क्या हो, सेल। चार्जिंग का मतलब आवेशित सेल। यहाँ पर देखिए आप, ये है सेल और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है आर। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ये सेल का विद्युत वाहक बल आपका ई है और ये आर, ये आपका टर्मिनल है। हम कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, सेल को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। सेल को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऊर्जा दे रहे हैं। देखो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, यानी इसको क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जो एरो है ना, वो धनावेश की ओर। ठीक है, अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हैं तो टर्मिनल जो विभवांतर होता है, टर्मिनल विभवांतर आपका V बराबर होता है, मेरे भाई याद रखना है, E प्लस आई आर। ई प्लस आई आर, ई यानी सेल में हम क्या कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, यानी सेल को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस। ठीक है, इसका मतलब है कि सेल जो ये जो सर्किट है, खुली है कि बंद है। यहाँ पे कहेंगे सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है। कैसी सर्किट है, ओपन सर्किट है। सर ओपन कैसे है भाई, जब हम किसी सेल से ऊर्जा लेते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट को हम ऊर्जा देते हैं, तो वहां पे सर्किट क्या होती है, बंद होती है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, हम सेल को ही ऊर्जा दे रहे हैं। सेल क्या है, ओपन सर्किट है, यानी कि खुला परिपथ है। जब भी परिपथ आपका खुला रहेगा तो टर्मिनल विभवांतर ई प्लस आई आर आपको लगाना है, हमेशा आंसर आपका एक्यूरेट सही आएगा। ठीक है, ये होगी पहली कंडीशन। अब डिस्चार्जिंग सेल की कंडीशन क्या है मेरे भाई, समझो। डिस्चार्जिंग सेल में क्या करते हैं, हम सेल से क्या करते हैं, ऊर्जा लेते हैं। हम सेल से ऊर्जा क्या करते हैं, लेते हैं। उसमें हम चार्जिंग में सेल को ऊर्जा देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो है सेल को ऊर्जा, सेल से ऊर्जा लेंगे। देखिए कैसे लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, सेल से हम क्या ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, यानी करंट यानी ले रहे हैं, कितना ऊर्जा ले रहे हैं। सेल का काम ही है नियत दर से धारा का प्रवाह करना। तो यहाँ से जब हम सेल्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं, यानी ऊर्जा ले रहे हैं, तो टर्मिनल जो विभवांतर होता है, टर्मिनल विभवांतर V बराबर होता है, सेल में हम क्या कर रहे हैं, कुछ कमी कर रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, तो वो ऊर्जा जो है I और R के रूप में कम हो रही है। ठीक है, तो सेल को हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब सर्किट हमारी कैसी है, बंद है। क्या है, बंद है। ये है क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, बंद, बंद परिपथ। बंद परिपथ रहेगा। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि बंद परिपथ, खुला परिपथ। बंद परिपथ का मतलब जैसे आप कहते हैं ना, स्विच ऑन किए हो, पंखा चल रहा है ना, तो ऊर्जा हम लोग क्या कर रहे हैं, बैटरी से दे रहे हैं। ठीक है, या ऊर्जा ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं तो V बराबर E माइनस आर, दे रहे हैं V बराबर आई प्लस ई प्लस आई आर। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे मेरे भाई, आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो कई बार पता नहीं चलेगा परिपथ बंद है कि खुला है, हम E प्लस आई आर लगाए या E माइनस आई आर लगाए। ठीक है, तो आइए इसी पे हमने एक दो सवाल ले रखा है, इसको करते हैं, फिर अपने किरचॉफ के नियम पर आते हैं। चलिए मेरे भाई, सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा। सवाल ये है
कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध मेरे भाई क्या है, 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। परिपथ में जो बहने वाली धारा का मान है मेरे भाई 0.5 एम्पीयर है। तो प्रतिरोधक के प्रतिरोध क्या है, ये चीज पूछा, प्रतिरोध पूछा है पहली चीज। और जब परिपथ बंद हो, देखो अभी अभी बोल दिया ना, अभी बताया था क्लोज सर्किट ओपन सर्किट, देखो यहाँ पे कह रहा है परिपथ बंद हो तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। देखो इसी पे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाटा लिखेंगे। सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको ई से लिखते हैं, तो ई बराबर अपने पास क्या है, 10 वोल्ट है, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं, वो है 3 ओम, 3 ओम लिख दिया गया। फिर क्या है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई, वो दशमलव कितनी है, 5 एम्पियर, ठीक है। प्रतिरोध पूछ रहा है, बाह्य प्रतिरोध पूछा है हमसे, और टर्मिनल वोल्टता यानी वी हमसे पूछा, ठीक है। तो भैया हम पहले प्रतिरोध निकालेंगे फिर वोल्टता निकालेंगे। हमें पता है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आई बराबर जो फार्मूला होता है वो ई अपान आर प्लस स्मॉल आर होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे डाटा को भर देते हैं। तो यहाँ पे आई का मान कितना है मेरे भाई, 0.5, 0.5, और ई का मान कितना है 10, और आर कैपिटल निकालना है, और स्मॉल आर का मान कितना है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर प्लस 3 बराबर हो जाएगा 10/0.5। तो आर प्लस 3 बराबर हो जाएगा, देखो 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, और 10 चला जाएगा ऊपर तो 100 हो जाएगा, 100 बटे हम क्या लिख सकते हैं 5। तो यहाँ पे तो आर प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 20×5 100 हो जाएगा। साइड में हम कर देते हैं, और तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर बराबर 20-3, तो आर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 17 ओम। ये हमारा आंसर हो गया, पहले आर आ गया। अब हमसे क्या पूछा, वी का मान। लेकिन वी का मान तब पूछ रहा है मेरे भाई जब कह रहा है परिपथ कैसा हो, परिपथ कैसा हो, परिपथ कैसा हो, बंद हो। बंद परिपथ के लिए जो टर्मिनल वोल्टता है, अभी अभी मैंने बताया, पिछली क्लास में भी सिखाया है आपको। टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, V बराबर, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि अलग लगे, V बराबर होता है E माइनस आई आर। अब E का मान कितना है मेरे भैया, देख पा रहे होंगे आप, 10 है। I का मान कितना है, 0.5 एम्पियर है। R का मान, स्मॉल r का मान कितना है 3। तो यहाँ से हो जाएगा 10, इसका गुणा करने के पंक्तियाँ 15, 1.5 हो जाएगा। जब इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8.5 क्या वोल्ट। यही मेरे भाई क्या है, इसका आंसर है। यही इसके मेरे भाई क्या है, इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो जब परिपथ बंद है तो ई माइनस आई आर लगाना, खुला है तो ई प्लस आई आर लगाना, ठीक है। एक सवाल और लिया है मैंने, आगे देखते हैं। अगली सवाल है हमारे पास कि किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 एम्पियर है, 0.4 एम्पियर है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, यानी धारा मैक्स पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा धारा अधिकतम पूछ लिया है, तो उसी चीज को हम बताने के लिए ये वाला सवाल लिए हैं। तो पहले डाटा लिखते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल को लिखते हैं ई से, और ई बराबर है 12 वोल्ट की बैटरी है। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है 0.4 एम्पियर है, सॉरी ओम है, और धारा मैक्स आपसे पूछ रहा है, यानी धारा का मान अधिकतम कब होगा। तो मेरे भाई आपको पता है धारा के मार्ग में कौन रुकावट उत्पन्न करता है, बाह्य प्रतिरोध। अब बाह्य प्रतिरोध को हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। तो देखो प्रतिरोध का मान जितना कम होगा धारा उतना ही क्या होगी, अधिक होगी।
तो हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को क्या कर कम से कम लेंगे, और कम से कम कितना लेंगे, 0। तो हम धारा मैक्स निकाल सकते हैं। अभी अभी फार्मूला पीछे लगाया था, तो धारा मैक्स कहो या धारा कहो बराबर ई अपान आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ई का मान कितना है, 12 है, आर का मान 0 लेंगे तभी धारा मैक्सिमम होगी, और इसका मान 0.4 है। इसको हम लिख सकते हैं 12/0.4। इसको हम लिख सकते हैं 120/4, क्योंकि 4.04 है, 0.4 है। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे क्या होगा, 4/10, 10 चला गया ऊपर, 120 काट देंगे, चरतियां ही हो जाएगा 12, यानी ये हो जाएगा आपका 30, क्या हो जाएगा, एम्पियर। ये हमारी क्या आ गई, धारा मैक्स आ गई। ये क्या आ गई, हमारी धारा मैक्स आ गई। आई होप ये आपको क्लियर है। छोटी सी सवाल थे, पर इसमें समझने वाली चीज क्या थी, अधिकतम धारा। ठीक है, तो धारा अधिकतम तभी होती है जब बाह्य प्रतिरोध का मान कम से कम यानी 0 हो जाए तब। ठीक है, आई होप यू क्लियर। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है किरचॉफ का नियम। बहुत 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 काम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चल यही बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने 2 नियम दिया है। कब दिया है, 1845 ईस्वी में। किस लिए नियम दिया है ये समझो, नोट में देखो आप, नोट के पास। इस नियम का उपयोग जटिल परिपथों में धारा एवं वोल्टेज का मान निकालने में करते हैं। मतलब ये जो नियम बनाया गया है, कि जटिल परिपथ है, उसमें धारा के मान निकाल सकते हैं, वोल्टेज का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 2 नियम है। पहले नियम देखो क्या है, पहला जो नियम है मेरे भाई इनका, कि किरचॉफ का प्रथम नियम बोल सकते हो, सही बात है, या फिर संधि का नियम जिसको जंक्शन लॉ बोलते हैं, या फिर किरचॉफ करंट लॉ बोल सकते हैं, केसीएल का नियम। तीनों एक ही चीज है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। दूसरा नियम क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम इसको बोल दो, या बंद पास का नियम बोलो, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलो, केवीएल। ठीक है, तो आइए हम अब क्या करते हैं, सीधे पहले नियम को क्या करते हैं समझते हैं। कोई एक नाम लिख के, 3 नाम है दोनों का, ठीक है। तो अपन लिखेंगे जंक्शन लॉ। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, जंक्शन लॉ। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, जंक्शन लॉ। जुकाम बढ़ रही है। जंक्शन लॉ का मतलब क्या हुआ, संधि नियम। कौन सा नियम, संधि नियम। जंक्शन शब्द हर विद्यार्थी ने सुन रखा होगा। जंक्शन शब्द हर विद्यार्थी ने क्या किया होगा, सुन रखा होगा। तो देखो हम सबसे पहले क्या समझते हैं, एक जंक्शन लेते हैं। आपको जंक्शन का मतलब समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। देखो आपने सुना होगा इलाहाबाद जंक्शन, क्या सुना है आपने, यस। जंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर व्यवहारिक रूप से समझा जाए, तो जंक्शन का मतलब होता है कि जैसे इलाहाबाद जंक्शन है, तो जंक्शन पे क्या होती है, ट्रेन आती है, फिर वहां से ट्रेन चली जाती है। ट्रेन आती है, फिर जंक्शन को छोड़कर ट्रेन जाती है। तो ट्रेन के आने और जाने का जो रास्ता है, जहां रुकती है ट्रेन, जो ट्रेन आई वहां रुकी फिर चली गई वहां, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। हम आपको इधर देखो बना के बता रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक जंक्शन है, ऐसे करंट के लिए भी है, जुकाम थोड़ा सा बड़ी है सॉरी। यहाँ पर एक करंट आया, मतलब धारा आई, जंक्शन पर आई, उसका नाम मैंने लिख दिया I1। ठीक, एक और आया, ये एक और आया, इसका मैंने नाम लिख दिया क्या, I2। ये क्या है, हमारा संधि है। ये हमारा क्या है, संधि है। ये चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, संधि। क्या है, संधि। संधि बोले तो जंक्शन। अब जो धाराएं संधि पर आई हुई हैं, वो धाराएं संधि को छोड़ के जाएंगी भी, तो हम कहते हैं धारा यहाँ पे संधि से ये जा रही है, इसको I3 का नाम दे दिया। और ये जो एक धारा और ऐसे गई, इसको मैंने I4 का नाम दे दिया। तो संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि को छोड़ के जाने वाली धारा का जो बीज गणितीय योग होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो एक बारी के लिए हम आपको नियम लिख के बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहां हम लिख सकते हैं, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार
इस नियमानुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किसी, यहां से देखिए, किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, जो संधि की ओर जा रही हैं, धाराओं का क्या करते हैं, योग, तथा संधि को छोड़कर जाने वाली धाराओं का योग परस्पर बराबर होता है। यही आपका संधि का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। दो तरीका है मेरे भाई लिखने के, इसके सुन लीजिएगा ध्यान से। किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि को छोड़कर जाने वाली धाराओं का योग परस्पर बराबर होता है। ठीक है, इस तरह कह सकते हो, या कह सकते हो संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि को छोड़कर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो हम आप समझे चित्र में क्या है, जो आने वाली धाराएं हैं, परिपाटी है, उसको हम लेते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आने वाली धारा कहां पर, संधि पर, बराबर किसके है, जाने मतलब संधि को छोड़ के जाने वाली धारा, दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है, दोनों एक ही बात है। आने वाली धारा मेरे भाई कितनी है, I1 प्लस I2, जाने वाली धारा कितनी है मेरी भाई, देख रहे हैं आप चित्र में, I3 प्लस I4। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2, इसको हम इधर लाएंगे I3 और माइनस I4, दोनों माइनस में हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने कहा दो तरीके से। तो संधि की ओर आने वाली धारा फिर संधि को छोड़ के जाने वाली धारा को हम माइनस में कर देंगे, और बीजगणितीय योग का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों। अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें मेरे भाई, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, कि सिग्मा आई जो है ना, वो क्या होता है, जीरो। सिग्मा आई क्या होता है, जीरो। सिग्मा आई क्या होता है, जीरो। ये अथवा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, वही फार्मूला है, मतलब जितनी धाराएं आ रही हैं जा रही हैं, उन सभी का योग जीरो के बराबर कर देना, तो बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ये है हमारा सवाल, बहुत ही सिंपलेस्ट, बहुत ही सरल नियम है। नियम में खास बात क्या है नोट करने वाली एक, कि यह नियम आवेश संरक्षण आवेश संरक्षण आवेश देखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित। ये सर कैसे, आप सोचो, यहाँ पे आवेश नष्ट ही नहीं हो रहा है। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या करना, ट्रांसफर करना संभव है, रूपांतरण करना। तो आप देखो संधि पर मेरे भाई जितनी धारा आ रही है, संधि की ओर जितनी धारा आ रही है, उतनी ही धारा क्या करी, संधि को छोड़ के जा रही है। तो यानी आवेश जितना संधि पर आ रहा है, और उतना ही आवेश क्या है, चला जा रहा है। तो आवेश ट्रांसफर हो रहा है, पर आवेश की कमी नहीं हो रही। ठीक है, सॉरी सुबह सुबह जुकाम। ठीक, तो ये कह सकते हैं हम, इस पर कर लेते हैं दो तीन सवाल।
बहुत बढ़िया बढ़िया, और आगे बढ़े। ठीक है, अगले पेज पे देखिए, हमारे पास सवाल देखिए है, एक सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया से समझेंगे, और ये महा आसान क्वेश्चन है। क्या है? महा आसान क्वेश्चन। आपको बताना है, देखो ये संधि है, संधि एक आपको दिख रही है ये, मैं इसका अगर नाम दे दूं, इस संधि का नाम है ए, इसका कह दूं बी, इसका कह दूं सी। तो सी वाली संधि पर धारा का मान पूछ लो। तो मेरे भाई इसको सिंपलेस्ट आप लगा सकते हो, आप ऐसे चित्र में देखते रहे, आप आसानी से लगा लेंगे। अगर हमसे पूछा जाए ए बी भुजा में धारा कितनी है, तो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, देखो जो ए बी है, ए बी भुजा में या शाखा में, ए बी शाखा लिखते ज्यादा सही है, चलो ए बी भुजा में धारा, तो भैया हम लोग क्या करते हैं, आने वाली धारा कितनी है, आप देख पा रहे होंगे, आने वाली धारा कितनी है, 3 एम्पियर, और कितनी है, 2 एम्पियर। संधि पर कितनी धारा आ गई, 3 2 5, यानी यहाँ पे धारा कितनी आ गई, ए बी में अब धारा कितनी बह रही है, 5 एम्पियर। ठीक है, अब बीसी में कितनी धारा बह रही है ये बताना है, बीसी भुजा में धारा, भुजा में धारा, धारा, तो हम बोल सकते हैं क्या, कि भैया बी पर तो कितनी धारा आई, 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर में उधर एक चली जा रही है, तो 5 एम्पियर माइनस क्या है, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 एम्पियर आ गया। अब 4 एम्पियर बचा है ना, 4 एम्पियर कहाँ गए, सी पे, और सी पे 4 एम्पियर आ गया, तो सोच के देखो सी बिंदु पर 4 एम्पियर धारा पहुंची है, तो 4 एम्पियर धारा में 1.5 एम्पियर धारा क्या हो रही है, आई के बराबर होगी। 1.5 एम्पियर धारा क्या हो रही है, निकल जा रही है, और आई भी निकल रही है, तो आई को भी माइनस ले लो, या उधर पक्षांतर करके लिख दिया मैंने, तो यहां से हो जाएगा कितना, आई बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना, 2.5 एम्पियर आंसर हो जाएगा। यानी इस वाली शाखा में धारा कितनी जा रही है, 2.5 एम्पियर। क्या ऐसे लगाना है, नहीं, सिंपल सा है। अब चित्र में देखें, ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं कैसे, देखो भाई इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर है, तो इसमें जाहिर सी बात है कितने एम्पियर धारा जाएगी, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर बी पे पहुंची, और जिसमें से 1 एम्पियर इधर चला गया, ठीक है, 1 एम्पियर इधर चला गया, तो इसमें कितना जाएगा, 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर अब सी पे पहुंचे, तो सी पे कितना है, 4 एम्पियर, और 4 एम्पियर में 1.5 एम्पियर इधर चला गया, तो इसमें कितना जाएगा, 2.5 एम्पियर, यही आपका आंसर। ऐसे लगा के छोड़ देना, सिंपल सी सवाल है। देखो दूसरी एक और सवाल मैंने लिया है, अब आप देखिए ए बी सी डी है, यहाँ पे सी वाली शाखा में धारा निकालना है, तो मेरे भाई इसको डायरेक्टली ऐसे देखेंगे, हम देखें ए से चलेंगे, ए से कितनी धारा आ रही है, ए से कितनी धारा आ रही है, यहाँ पे ए पर आई 15 एम्पियर की धारा, 15 एम्पियर की धारा में डी की ओर 8 एम्पियर धारा चली गई, तो इसमें कितनी धारा जाएगी आप बताओ भाई, जब डी में 8 एम्पियर की धारा चली गई, तो आप कहेंगे सर इसमें कितनी जाएगी, 7 एम्पियर, तो इसमें धारा कितनी गई, 7 एम्पियर। ठीक है, अब जा रही है धारा यहाँ पे, कहाँ पहुंची, बी पे, बी पे 7 एम्पियर धारा पहुंची, आप देखिए ध्यान से, बी पर 7 एम्पियर की धारा पहुंची, और उधर से 3 एम्पियर की धारा और आ रही है, तो जो इसमें जुड़ जाएगी, तो बीसी शाखा में कितने एम्पियर की धारा जाने लगी, 10 एम्पियर की धारा जाने लगेगी। कितने एम्पियर की धारा जाने लगेगी मेरे भाई, 10 एम्पियर की धारा जाने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे सी बिंदु पर धारा कितनी पहुंची है, 10 एम्पियर। इधर भी हम लोग देख लेते हैं, देखो ए बिंदु पर फिर से आओ, ए बिंदु से आ रही है कितनी धारा, आई 8 एम्पियर, और डी बिंदु पर धारा कितनी पहुंच रही है, 5 एम्पियर, तो 8 5 13, यानी डीसी वाली शाखा में, डीसी वाली शाखा में कितनी धारा हो जाएगी, 13 एम्पियर। देखो, तो डीसी वाली शाखा में कितनी धारा है, 13 एम्पियर, और क्या है मेरे भाई, कि बीसी वाली शाखा में कितनी धारा है, बताओ बताओ कितनी धारा है, 10 एम्पियर। तो अब आप बताओ, इधर से
10 एम्पियर आ रहा है, इधर से 13 एम्पियर आ रहा है, तो सी वाली शाखा में कितनी धारा जाएगी भैया? आप बोलोगे सर 10 और 13 कितना हो जाएगा? 23 एम्पियर। 23 एम्पियर कितनी धारा जाएगी? आंसर आपका हो गया 23 एम्पियर। 23 एम्पियर की धारा, यही आपका क्या है आंसर। आप ऐसे बता सकते हो, या फिर आप निकाल लो कि ए बी में धारा 7 एम्पियर, एडी में धारा 8 एम्पियर दिया गया है, फिर बीसी में धारा 10 एम्पियर आएगा और डीसी में धारा 13 एम्पियर, तो सी में कितना जाएगा? 23 एम्पियर। आंसर आप लगा सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है। आने वाली धाराओं का योग करते जाओ, जाने वाली का घटाते जाओ, आराम से धारा का मान निकल जाएगा। इसमें मैंने चित्र के द्वारा ही बता दिया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन लिखना चाहोगे तो जैसे इस वाली सवाल में लिख रखा है इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप यू क्लियर, ये आपका नियम क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। अब जो हम पढ़ेंगे दूसरा नियम, वो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, सवाल के दृष्टिकोण से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब पढ़ेंगे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी दूसरा नियम। जुकाम हो गई यार। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केवीएल। क्या बोलेंगे? केवीएल। ये शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? केवीएल। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? दूसरा नियम है। क्या है हमारा दूसरा नियम? इस नियम को हम लोग पहले समझेंगे, बढ़िया से लिखेंगे, फिर इस चीज को आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नियम लिखते हैं और फिर आपको बताएंगे ये नियम लगेगा कब, लगाना कब। तो सबसे पहले तो अपन नियम बढ़िया से लिख देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं, बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इस नियमानुसार और एक सवाल भी लिया जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आप बस ध्यान देते रहिए बस। इस नियमानुसार किसी बंद परिपथ के, या बंद पास ले लो, किसी बंद परिपथ के विभिन्न विभिन्न खंडों में, विभिन्न खंडों में, क्या कह रहा मैंने? विभिन्न खंडों में बहने वाली बहने वाली धाराओं, बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध, या एवं लिख सकते हैं संगत प्रतिरोध का गुणनफल, का गुणनफल का गुणनफल उस बंद पास में, या बंद परिपथ में, बंद उस बंद पास या परिपथ को, उस बंद पास में लगे सेल के, उस बंद पास में लगे सेल के विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ये बीजगणितीय योग शून्य होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, होता है। यही किरचॉफ का दूसरा नियम कहलाता है। तो मेरे भाई तुम ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है। परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, सही बात है। और धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है एक साथ लेना है, ठीक है, गुणनफल। और उस बंद पास में लगा जो सेल का विद्युत वाहक बल है, ये जो सेल का विद्युत वाहक बल है,
क्या होगा, उसका बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी हमें कैसे करना है कि जो भी आई और आर होगा परिपथ में, बंद परिपथ में, उसको दोनों को गुणनफल के रूप में लिखेंगे और ये किसके बराबर होगा, सिग्मा ई के बराबर, सिग्मा ई के। नियम तो हमारा यही है, नियम तो हमारा यही है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। मतलब जब हम किसी बंद परिपथ में चलेंगे तो हमको सेल भी मिल सकता है, धारा भी मिल सकती है और प्रतिरोध भी मिल सकता है। तो हम परिपथ में कैसे कैसे चलेंगे, एक उसकी चिन्ह परिपाटी बनाई गई है, ठीक है, और वहीं से हम क्या करेंगे, धारा और वोल्टेज का मान निकालते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका लिखने वाला। हम क्या करते हैं, एक सर्किट लेते हैं। देखो हमारे पास एक परिपथ है, हम क्या करते हैं, एक परिपथ बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर एक सेल है। एक परिपथ बनाओ, दो परिपथ बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस फिर है, यहाँ पे एक सेल और लगा है। फिर यहाँ पे क्या है, सेल नहीं लगा है, केवल रेजिस्टेंस है। बंद पास ले लिया है मैंने। बंद पास का मतलब समझिएगा, यहाँ का प्रतिरोध मैंने R1 कहा है, यहाँ का प्रतिरोध मैंने R2 कहा है, और यहाँ का प्रतिरोध मैंने R3 कहा है, ठीक है। ये सेल आपका E1 है, ये वाला सेल आपका क्या है, E2 है, ठीक है। यहाँ से जो धारा निकल रही है वो I1 है, और यहाँ से जो धारा निकल रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं I2, ठीक है। इस बिंदु को हम A बोल रहे हैं, इसको B बोल रहे हैं, इसको C बोल रहे हैं, इसको D बोल रहे हैं, इसको E बोल रहे हैं, इसको F बोल रहे हैं। आप जैसे चाहें वैसे चलेंगे, परिपथ में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। परिपथ में आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं अगर आपको कम दिख रहा हो तो मैं फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फिगर को हम क्या करें, बड़ा कर दें थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिख रहा है। तो मेरे भाई तुम ध्यान से देखो, यहाँ से I1 धारा प्रवाहित हुई, यहाँ से I1 धारा प्रवाहित हुई है, तो इसमें भी धारा क्या होगी, I1 आएगी, ठीक है। यहाँ से I2 धारा जा रही है। अब यहाँ पे इस वाली शाखा में, DE शाखा में, I1 और I2 धारा क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो DC EF वाली शाखा में I1 प्लस I2 धारा जाएगी, बोलो सही है। फिर यहाँ पे धारा अपनी ये वाली I1 इसमें चली जाएगी और I2 इसमें। एक चीज ध्यान देना आप हमेशा, जितनी धारा किसी सेल से निकलती है उतनी धारा आपकी पहुंचेगी। जैसे I1 धारा निकली है सेल 1 से, तो सेल 1 पे I1 ही जाएगी। सेल 2 से क्या है, I2 धारा निकली है, तो सेल 2 पर I2 धारा ही जाएगी, ठीक है। चित्र में आपको दिख रहा होगा। अब मैंने अभी यही लिखा है कि बंद परिपथ हो, तो हमारे पास तो मेरे भाई दो बंद परिपथ है, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये। कितने भी बंद परिपथ लिए जा सकते हैं, हालांकि ज्यादातर दो और एक परिपथ रहता है ज्यादातर। बंद परिपथ कैसा है, देखो सर, यह प्रथम बंद पाश, प्रथम बंद पाश। देखिए आप कैसे, ए से गए हम, ए से बी, चित्र में देखें। अब बी से हम क्या आए, सी, और सी से हम क्या आए, डी, और डी से हम क्या आए, ए में। देखो बंद हो गया, क्या हो गया, परिपथ बंद हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, डी से सी जाए, सी से एफ जाए, एफ से ई जाए, फिर डी जाए, दूसरा परिपथ बंद हो जाएगा। जब हम परिपथ में चल रहे हैं तो हमें क्या क्या मिल रहा है, उसके लिए हमें एक इक्वेशन बनाना रहता है। तो उसको हम साइड में पहले समझाते हैं, चिन्ह परिपाटी का नियम, कि हम परिपथ में चलेंगे क्या क्या मिलेगा, तो उनके चिन्ह को कैसे लिया जाएगा। तो साइड में देखें पहले चिन्ह, फिर हम इस बंद परिपथ की ओर फिर से आते हैं। जुकाम बढ़ती जा रही भैया, प्लीज इग्नोरेबल। तो यहाँ पे देखो हम नियम लिख रहे हैं आपका, चिन्ह परिपाटी है, ये सिर्फ आपके याद करने के लिए, चिन्ह परिपाटी जस्ट कन्वेंशन, हमें ऐसे ही चलना है, ठीक है। तो देखो हम जब परिपथ में बंद पास में चलने से, देखो हम क्या करें, बंद पास में
चलने से, जैसे मैंने एक बंद पास आपको नीचे लिख दिया, बंद पास में चलने से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो भैया तीन चीज मिलेगा, प्रतिरोध मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है, तो हमें क्या मिल सकता है, प्रतिरोध मिल सकता है, धारा मिल सकती है और सेल मिल सकता है। यही तीन चीज मिलेगा। तो मैंने लिख दिया बंद, बंद पास नहीं लिखे थे, यहाँ पे लिख देंगे बंद पास, थोड़ा सा पूरा लिख देंगे, बंद पास। ठीक है, बंद पास, बंद पास में चलने से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो देखो पहली चीज, अगर हम मान लो बंद पास में चल रहे हैं, हमने क्या किया, बंद पास में चल रहा हूं, और चलने पर हमें क्या मिल गया, पहले मिल गया सेल, जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। ध्यान से देख रहा, मेरे चलने की दिशा, मैं इधर जा रहा हूँ, ये मैं जा रहा हूँ, ये एरो का ध्यान दो, ये मैं हूं, ये मैं इस दिशा में जा रहा हूं, तो हमें पहले क्या पॉजिटिव टर्मिनल मिला, फिर नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो हम अगर इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं सेल में, तो हमें सेल मिला, सेल का पहले पॉजिटिव टर्मिनल फिर नेगेटिव टर्मिनल। तो हम क्या कर रहे हैं, धन से क्या हो रहे हैं, हम लोग धन से क्या हो रहे हैं, ऋण, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, सेल को हम लिखेंगे माइनस। सेल मिला, धन से ऋण हो रहे हैं, देखो धन से ऋण की ओर जा रहे हैं, तो सेल को हम माइनस ई लिख देंगे। ठीक है, दूसरी स्थिति ये है आपकी, ध्यान से देखिए, कि अगर हम इधर, अभी भी हम इधर जा रहे हैं, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो मुझे पहले ये मिला फिर ये मिला, मेरे जाने की दिशा अभी भी इधर ही है, ये मैं इधर ही जा रहा हूं अभी, तो सेल पहले माइनस फिर प्लस, तो सेल कैसा है, ऋण से हम क्या हो रहे हैं, ऋण से धन की ओर, तो यहाँ पे धन लिखते रहेंगे। ठीक है, सेलों के लिए ध्यान देना है, क्या धन से ऋण हो रहे हैं तो ऋण लिख देना है, ऋण से धन हो रहे हैं तो धन लिख देना, सिंपल सा। तीसरी चीज हमें क्या मिल सकता है, हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे, मान लीजिए हम इधर जा ये हमारा इधर जा रही है धारा, इधर प्रतिरोध भी लगा है, ये इसमें धारा जा रही है और इसमें प्रतिरोध भी लगा है, हम भी इधर ही जा रहे हैं, हम भी क्या है, इधर ही जा रहे हैं, ये मेरे चलने की दिशा है। तो धारा और प्रतिरोध हमारे चलने की दिशा में, प्रतिरोध को ही ना देखो, धारा से ही पता चलेगा, धारा हमारे दिशा में है, इसका जो संगत प्रतिरोध है आई आर लेंगे, क्या लेंगे, सॉरी माइनस में क्या लेंगे, आई आर लेना, ध्यान देना मेरे भाई यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मामला मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब धारा हमारे चलने की दिशा में लेंगे या रहेगी, तो प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल है वो माइनस आई आर होगा, क्योंकि प्रतिरोध और धारा का गुणनफल एक साथ लिखना है, नियम में ये बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत सही सर। चौथी चीज सर ऐसे मिल सकता है, देखिए कलर में चेंज कर रहा हूँ, चौथे में ऐसे हो सकता है, कलर चेंज नहीं होगा, चौथा ये हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस है, धारा इस बार इधर जा रही है, लेकिन अभी भी मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए सब में मैं एक ही दिशा में चल रहा हूँ, पर हमें सेल का टर्मिनल चेंज होते दिख रहा है, धारा चेंज होती दिख रही है, तो अभी तो भी मैं उधर ही जा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इधर जा रहा हूँ, तो धारा हमारे क्या है, धारा हमारे चलने की विपरीत दिशा में, तो इसको लिखेंगे प्लस का आई आर। इतना ही याद रखना है बस मेरे भाई, इतना ही क्या करना है, याद रखना है। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, सेल के लिए क्या है, धन से ऋण हो रहे हैं तो ऋण लिख देना है, ऋण से धन हो रहे हैं तो धन लिख देना है, और धारा के दिशा में हम चल रहे हैं, तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल प्लस माइनस में लेना है, धारा के विपरीत दिशा में है तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल प्लस में लेना है। बस इतनी सी बात याद रखना मेरे भाई, सारी कहानी आपकी खत्म हो गई, समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर दें, आपको दिख तो रहा ही होगा, थोड़ा सा कर देते हैं,
बस उस साइड में करते हैं ये चीज सिर्फ आपके मेरे भाई याद करने की जरूरत है, बस ये सिर्फ आपके याद करने के लिए है, बाकी इसका कोई भी मतलब नहीं है। अभी देखो जैसे ही एक दो सवाल करोगे आपको ये याद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखना नहीं रहता, ये परिपाटी है, ऐसे ही चलना है। अब आइए देखिए अपने चित्र के पास, हमारे पास प्रथम बंद पास मैंने लिख रखा है। देखो अब प्रथम बंद पास मैंने लिखा है, क्या है, ए से जा रहे हैं कहाँ पे, ये हम जो हम ए बी सी डी ये जो बंद पास लिखे ये हमारे चलने की दिशा है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें चित्र में दिखाया है, हम ए से जा रहे हैं बी पर, बी से सी पर, और सी से डी पर, डी से फिर कहाँ पहुंच गए ए पर। देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, ये हमारा क्या है प्रथम बंद पास है, ये हमारा क्या है प्रथम बंद पास है। तो इसमें हम चल रहे हैं, तो देखो ध्यान से देखना मेरे भाई, यहीं से सारा कुछ निकलने वाला है। तो देखो सबसे पहले ए से जब हम बी जा रहे हैं, चित्र में देखिए ए से जब बी जा रहे हैं तो मान लेते हैं सबसे पहले हमें सेल मिला, ए से जब हम बी जा रहे हैं तो देखो सेल हमें मिला, ए से बी जाने में पहले धन फिर ऋण, तो सेल धन से क्या हो रहा है ऋण, तो सेल को कैसे लिख देंगे -E1, ठीक है। अब धारा और प्रतिरोध के लिए देख लीजिए, ए से बी जाने पर देखो ए से मैं बी जा रहा हूं जबकि धारा हमारे क्या है विपरीत है, धारा हमारे विपरीत है तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल कैसे लेना है, पॉजिटिव 4 नंबर देखिए आप, तो लिखेंगे प्लस का I1 R1 ऐसा लिख देना है, ठीक है। अब आओ बी से सी में कोई प्रतिरोध है नहीं है, कोई धारा है नहीं है, ठीक है, कोई धारा है नहीं, धारा है पर उससे हमें प्रतिरोध के साथ नहीं है। तो अब हम क्या आएंगे, सी से डी आए, सी से डी, सी से डी में आएंगे, तो सी से डी में आने में पहले हमें सेल मिल रहा है, सेल में ऋण से क्या हो रहे हैं धन, तो हम क्या लिख देंगे धन E2, क्या हो जाएगा E2, ठीक है। फिर प्रतिरोध भी है और धारा भी है, तो सी से डी में जाने पे धारा देखो, सी से डी जाने पर, सी से डी में जाने पर धारा हमारे क्या है हमारे ही दिशा में, तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या होगा माइनस में, तो यहां से सेल 2 से कितनी धारा निकली है I2, तो धारा हमारे दिशा में है तो माइनस लिखेंगे, -I2 R2। फिर चले गए डी से ए, कोई सेल कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा, ठीक है। ये हमारा पहला बंद परिपथ है जिसको हमें निकालना आना चाहिए। और एक चीज ध्यान देना, ये जो इसका बीज गणितीय योग है वो क्या है 0 है, बीज गणितीय इसका जो योग है वो क्या है 0 है, ध्यान देना है भैया, इसका जो बीज गणितीय योग है कितना है 0, ये पता होना चाहिए। ये तो हमने पहले बंद पास में चला, अब यहीं पर हम दूसरे बंद पास में भी चल सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको छोटा करें, माय गॉड, अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूं तो यहीं पर आपको दिखा सकता हूँ, ओह माय गॉड मिट गया। चलिए फिर से हम बता देते हैं, प्रथम बंद पास हमारा था क्या है, देखो कैसे भी देखो आप, जैसे मैं ए से बी जा रहा हूँ, आप ए से डी सी बी ए जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत, चाहे उल्टा चलो चाहे सीधा कोई दिक्कत नहीं, पर आपका बंद पास होना चाहिए। देखो मैं पहले चलो ए से बी, बी से सी, सी से डी जाऊंगा, डी से फिर ए, जहां से चला वहीं से फिर पहुंच गया, तो परिपथ हमारा क्या हो गया बंद हो गया। कैसे चलेंगे देखो भाई, ए से बी चल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पहले मान लीजिए सेल, तो सेल के लिए हम क्या हो रहे हैं धन से ऋण हो रहे हैं, तो -E1 लिख देंगे। ए से बी जाने पर प्रतिरोध और धारा, धारा हमारे क्या है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है तो कैसे लिखते हैं प्लस का आई, प्लस IR, प्लस क्या होगा I1 R1 हो जाएगा। बी से सी में आएंगे, धारा हमारे विपरीत है लेकिन प्रतिरोध नहीं लगा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सी से डी आए, सी से डी में आने पर हमें सेल मिल रहा है, सेल क्या हो रहा है ऋण से क्या हो रहे हैं धन, तो धन लिखेंगे E2, ठीक है। और इसी सी से डी में धारा और प्रतिरोध भी है, तो सेल 2 से कितनी धारा निकल रही है I2, तो धारा हमारे चलने, सी से डी जा रहे हैं तो धारा भी हमारे चलने की दिशा में, जब चलने की दिशा में होती है तो क्या लिखते हैं -IR, तो -I2 R2। उसके बाद ना कोई उसके बाद प्रतिरोध लगा ही नहीं, सीधा हम कहाँ पहुंच जाएंगे ए पर, तो ये हमारा बंद परिपथ हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0। तो यही हमारा बीजगणितीय योग क्या है 0 होता है, ये याद रखना, बीजगणितीय योग 0। अगर आपको ये बनाना आ गया तो समझ लीजिए सवाल आपको आ गया। ये बंद पास के लिए, प्रथम बंद पास के, हमारे पास तो 2 बंद पास है, यहाँ बताएंगे साइड में देख ले रहे हैं, द्वितीय
बंद पास। तो टी बंद पास में क्या है, देख मेरे भाई, सी से एफ जाओ, एफ से ई जाओ, फिर डी जाओ, फिर सी पे आओ, ऐसे चलो, या फिर आप उल्टा चल सकते हो, डी से, जहां जहां से चलो, तुम्हारा जहां से मन करे। तो हम चल रहे हैं डी से सी, और सी से चल रहे हैं एफ, और एफ से चल रहे हैं ई, और ई से चल रहे हैं आपको डी पर। जहां से चले हैं वहीं फिर पहुंच जा रहे हैं, जहां से चले हैं वहीं फिर पहुंच रहे हैं। ये पहला था पास। जुकाम बहुत तेज हो गई भाई, थोड़ा सा कॉपरेट करिए, ठीक है। अब देखो, फिर से देखना है भाई, ये चारों रूल लगाना है भाई। पहले क्या है, डी से सी जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए डी से सी, डी से सी पे जाने पे मान लो पहले हमें सेल मिला, सेल मिला, तो धन से क्या हो रहा है, ऋण, तो ऋण कितना लिख देंगे, -E2, ठीक है। डी से सी जाने पर प्रतिरोध धारा हमारे विपरीत दिशा में, डी से सी जाने पर धारा हमारे क्या है, विपरीत दिशा में है। ये जो बताते हैं ये हमारे चलने की दिशा है। सी से डी जाने पर धारा हमारे विपरीत दिशा में है, तो क्या लिखेंगे, माइनस नहीं प्लस IR, तो प्लस लिखेंगे I2R2, ठीक है। फिर सी से एफ में जाएंगे, कोई नहीं है, फिर एफ से ई में आओ, एफ से ई में आ रहे हैं, तो धारा हमारे क्या है, फिर से क्या है, विपरीत है, धारा हमारे क्या है, फिर से विपरीत है, तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2, क्योंकि धारा इसमें इतनी है, प्रतिरोध कितना है, R3। बाकी कुछ और लगाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 0, इसमें सेल नहीं लगेगा, ठीक है। ये अगर आपको ये चलने का आ गया है, ये वाला चलने आ गया, चलना आ गया, ये चलना आ गया, और ये आपका चलना आ गया, तो अब आप समझ लीजिए कि सवाल लगाने के लिए पूरी तरह से मेरे भाई तैयार हो गए। ये चलना आना चाहिए। ये जो चार चीजें मैंने लिखाई है, धन से ऋण हो रहे हैं तो ऋण लिख देना है सेल को, ऋण से धन हो रहे हैं तो धन लिख देना, धारा की दिशा में चलना है, चल रहे हैं तो -IR, धारा के विपरीत दिशा में हम है तो +IR। यही मैंने किया है, ये इक्वेशन, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाती है, और ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाती है। इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, धारा का मान, विभवांतर का मान निकालते हैं। हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब क्या करेंगे, एक सवाल देखिए। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, इसको नोट में लिख लीजिएगा कि इसको हम लोग उल्टता का लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि यह नियम जो है वोल्टेज पे आधारित है, किस पे, वोल्टेज पे आधारित होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक पे हम एक ही सवाल लेते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं भाई, फिर इसको खत्म करेंगे। देख मेरे भाई, सवाल मेरे पास है, आप ध्यान समझें। मेरे पास एक सवाल है, यहाँ पर एक लगा है सेल, और एक सेल यहाँ पे लगा है, बहुत तेज जुकाम हो गई है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा है, आप इसको समझें, रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये वाला रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, और ये वाला रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, प्रतिरोध। ये वाला जो वोल्टेज है वो 1V है, और ये वाला वोल्टेज 6V है वोल्टेज, और ये है ए बिंदु, ये है बी बिंदु, ये है सी बिंदु, ये है डी बिंदु। पीछे बैक में हमें 2 बंद पास मिला था, इसमें भी 2 ही बंद पास है, अगर आप ध्यान से देखें। यहाँ से धारा I1 प्रवाहित हो रही है, और यहाँ से धारा दूसरे सेल से I2 धारा, यहाँ पर जो धारा पहुंचेगी इसमें कितनी जाएगी, I1 प्लस I2 धारा जा रही है इसमें, और ये किसी तीसरे धारा के क्या होगी, बराबर, उसको मान लेते हैं I3, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मानना। तो ये हमारा धारा की दिशा दे दी गई है, ठीक है। ये है हमारी सवाल, बोर्ड में आई हुई सवाल है। सवाल में कह रहा है, दिए गए परिपथ में, यानी बंद परिपथ में, I1 I1 I2 व I3 का मान ज्ञात
कीजिए। मतलब इसमें जो भी धाराएं हैं उसको क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न रहेगा। तो भैया हम लोग करते हैं इसको आसानी से सॉल्व। थोड़ा सा करते हैं इसको इधर, है ना। ये मैंने कह दिया, ये है। ठीक, और हट गया है, मैं इसको कह दे रहा हूँ ए। ठीक, अब देखो, अब इसमें हमें चलना है। चलने के लिए मेरे भाई मैंने बता दिया है क्या क्या करना है। ये तो हमारी सवाल हो गई। अब आप कलर चेंज कर देते हैं। ये सब कुछ सवाल बन गई है। सवाल में I1 I2 व I3 का मान निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास फिर से दो बंद पास, एक बंद पास ये है और दूसरा बंद पास ये है। देखो हम कहेंगे प्रथम बंद पास में, प्रथम बंद पास में, या प्रथम बंद पास हमारा क्या है जरा देखिए, चित्र में देखिए। ए से बी जा सकते हैं, बी से डी, डी से ए। आप ऐसे जा सकते हैं, या ए से डी, डी से बी, बी से ए, कैसे भी जाए। तो हम चल रहे हैं ए से बी में, और बी से कहाँ चल रहे हैं, डी में, और डी से ए। तो जैसे ही जहां से चले वहां आ गए, तो ये हमारा क्या होगा, प्रथम बंद पास हो गए। अब इसमें जैसे हमने पीछे भी बताया रूल, वैसे चलना है। तो ठीक है, चल के दिखाते हैं। देखो भैया, ए से, अब आप ध्यान से देखो, ए से बी में जा रहा हूं तो सबसे पहले मुझे कौन मिल रहा है, सेल। और सेल के लिए क्या, ऋण से क्या हो रहे हैं, धन। सॉरी, सेल में देखो आप, मैं इधर जा रहा हूँ, चित्र में देखो मैं इधर जा रहा हूँ, मतलब ए से बी जा रहा हूँ, ए से बी जा रहा हूँ। जबकि ए से बी जा रहा हूँ, तो सेल के लिए क्या है, धन से ऋण हो रहा हूँ, धन से ऋण हो रहा हूँ। तो मैंने अभी क्या बताया है, ऋण लिखना है। तो माइनस कितना लिखेंगे, 1 वोल्ट। तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, देखो फिर क्या है, बी से क्या कर रहा हूँ, डी आ रहा हूँ, और बी से डी में सेल तो लगा नहीं है, तो धारा है। बी से डी आने में धारा हमारे विपरीत दिशा में, जब धारा हमारे क्या होती है, विपरीत दिशा में, तो हमने क्या बताया है, प्लस का आई आर, प्लस का आई आर। ठीक है, तो प्लस का आई आर, तो प्लस लगाएंगे, आई कितना है, I1 प्लस I2, और प्रतिरोध कितना है, 2, तो 2I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, फिर डी से हम कहाँ जा रहे हैं, डी से कहाँ जा रहे हैं, डी से ए। तो डी से ए जा रहे हैं, फिर से धारा हमारे विपरीत दिशा में है, तो 2I1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2I1 बराबर 0, 2I1 बराबर 0। इसमें तो I1 धारा ही आ रही है ना भैया, लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो धारा प्रतिरोध का गुणनफल लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक को हम उधर कर देंगे, तो इसको लिखेंगे 2I1 गुणा कर देते हैं, 2I2 लिख देंगे, फिर 2I1 बराबर 1। यहाँ पे 2I1 कितना हो जाएगा, 4I1 प्लस 2I2 बराबर 1। ये हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा, मेरा पहला समीकरण। जैसे अभी मैं दो समीकरण बनाया था ना, ये मेरा पहला समीकरण बन गया प्रथम बंद पाश से। अब हम लगाएंगे द्वितीय बंद पाश, द्वितीय बंद पास क्या है हमारा, कहाँ, जैसे चाहो वैसे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं, बी से सी चल रहे हैं, सी से डी चल रहे हैं, और डी से फिर बी पे पहुंचे, तो पास हमारा कैसा हो जाएगा मेरे भाई, बंद हो गया। तो आइए चल के दिखाते हैं। चलने पे क्या, देखो बी से हम क्या आ रहे हैं, सी, ये हमारे चलने की दिशा है। तो पहले हमें सेल मिल रहा है, तो धन से क्या हो रहे हैं, ऋण, सॉरी ऋण से क्या हो रहे हैं, धन। सेल के लिए देखो, पहले सेल के लिए ऋण से क्या हो रहे हैं, धन। तो कितना लिखेंगे, प्लस 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है ना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब सी से हम चलेंगे कहाँ, सी से डी, सी से डी में धारा कितनी है मेरी भाई, कितनी निकली है, I2, I2 निकली है। सी से डी में आने पर धारा और प्रतिरोध, धारा हमारे ही दिशा में है, तो धारा हमारे दिशा में कैसे लिखते हैं, माइनस में। तो माइनस में क्या हो जाएगा, 2I2, जो कि प्रतिरोध अपना कितना है मेरे भैया, 2 है, 2I2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब फिर डी पे पहुंचे, डी से कहा जा रहे हैं, बी में, अभी भी धारा हमारे ही दिशा में है, तो क्या लिखेंगे, -2I1 प्लस I2। मेरे भाई अगर I3 लिखोगे तो थोड़ा सा 4-5 लाइन बढ़ जाता है, क्योंकि पता है दो धाराओं का योग तीसरे के बराबर होगा, वो I3 होगा। तो I2 I1 लेंगे प्लस वाले, वो ज्यादा सही रहता है। तो डी से हम कहाँ चले गए, सीधा बी पर, खत्म, बराबर बीजगणितीय योग 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 को हम उधर कर देंगे,
तो ये हो जाएगा 2i2, 2 से गुणा करेंगे 2i1 माइनस 2i2 बराबर -6। क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो मेरे भाई हम कह सकते हैं इधर 2i2 क्या होगा? 2i2 कितना हो जाएगा? पहले 2i1 लिख देते हैं, फिर 2i2 कितना हो जाएगा? 4i2 बराबर -6। दोनों तरफ माइनस है और 2 से भाग भी है, 2 से भाग कर देंगे और -2 से, तो i1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2i2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। ये हमारा क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से तुम्हें i1 i2 का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जब आप सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? i1 i2 का मान निकाल सकते हैं। तो देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, जब समीकरण 1 में 2 से घटाएंगे तो देखो क्या होगा? 4i1 है समीकरण 1, 2i2 है बराबर 1 है। फिर क्या है? दूसरा समीकरण i1 है प्लस 2i2 है बराबर 3 है। जब इसको हम घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये तो हमारा पूरा कट गया। ये बचेगा कितना? 3i1 बराबर क्या होगा? -2। तो i2 बराबर i1 बराबर क्या हो जाएगा? -2/3। एक धारा का मान आ गया, बहुत आसानी से आ गया, एम्पियर। अब i1 का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो तो i2 आ जाएगा। तो समीकरण हम क्या करते हैं? 2 से, समीकरण 2 से का मतलब हम 2 में क्या कर रहे हैं? i1 का मान रख रहे हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो समीकरण 2 में, तो -2/3 प्लस 2i2 हो जाएगा बराबर कितना है? 3। तो 2i2 बराबर हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा इधर 2/3, यहाँ तो 2i2 बराबर हो जाएगा क्या? 3 त्रिक का 9, 9 2 11/2 हो जाएगा, 11 बटे क्या हो जाएगा? 2, ओ सॉरी 3 है, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो i बराबर हमारा होगा, 2 नीचे चलाएगा तो कितना हो जाएगा? 11/i2 बराबर जो हो गया 11 बटे कितना हो जाएगा? 6। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एम्पियर। ठीक है, i1 i2 आ गया। क्या तुम्हें कम दिख रहा है? थोड़ा सा मैं इधर इसको ले लेता हूँ, अगर ये आ जाए तो। ठीक है, ये मैं इधर कर दे रहा हूँ ऐसा, अब दिख रहा है। ठीक है, ये है, मैंने समीकरण 2 में i1 का मान रख दिया, i2 आ गया 11/6। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। अब हमें निकालना है क्या सर? i3। तो i3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? i1 प्लस क्या करेंगे? i2 बराबर क्या है? i3। दोनों धाराओं को योग कर देंगे, तो i3 हमारी क्या होगी? i1 का मान कितना है? देखो 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 कहाँ है? -2/3 और i2 का मान कितना? 11/6। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 11 कम 11। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 11 कम 11 और 11 में से 4 चला जाएगा, 7 बटे ये बचेगा 6। आपका ये हो जाएगी कि i3, यही आपकी आंसर। तो हमने क्या किया? बहुत आसानी से क्या किया हम लोगों ने? i1 i2 का मान निकाल लिया i3 का, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये भी एम्पियर लिख देना है। ठीक है, तो i1 i2 i3 का मान आसानी से निकाल लिया। अगर नियम आपको क्लियर है, कैसे चलना है, क्या देखना है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, आई होप यू क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, एक सवाल आपको दे दे रहा हूँ और ये सवाल आप करके आएंगे और कमेंट में इसका आंसर फेंक कर मारना आप लोग। देखिए सवाल मैं आपको दे दूं पहले। ठीक, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा है, यहाँ पे आपका सेल लगा है। ठीक है, और यहाँ भी आपका एक सेल लगा है, धन ऋण। ठीक है, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया है ऐसा, और बीच में एक रेजिस्टेंस और लगाया गया है, ये ये 1 ओम है,
ये 2 ओम है, ये 3 वोल्ट है, प्लस माइनस, ये 4 ओम दिया गया है, ये भी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से धारा क्या हो रही है, यहाँ से धारा I1 निकल रही है इसमें, और इधर इधर से धारा क्या निकल रही है, I2। तुम्हें पता है इधर से I2 इधर से I1, तो इसमें कितनी जाएगी, I1 प्लस I2 जाएगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तीसरी धारा I3, ठीक है। फिर धारा ये वाली अपनी ऐसी I1 निकल जाएगी और इसमें अपनी I2, ठीक है। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E और ये है F, ठीक है। तो ये एक बंद पास है हमारे पास, दूसरा बंद पास है, इसमें आपको I1, I2 व I3 का मान निकाल कर मुझे देना है। तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट में फेंक के मारे, और यहाँ का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्टेज है, ठीक है। तो ये सवाल का आंसर आप दीजिए, ये भी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। I1, I2, I3 का मान आप मुझे कमेंट में दीजिए। आई होप यू क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। सवाल का आंसर देना जरूर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।